पढ़ने वाले हैं 100 मार्क्स का एक पोएट्री सेक्शन, मैक्विटी द मिस्टिक कैट। तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर बुक सामने रखेंगे। और मैं सबसे पहले ये मैक्विटी द मिस्टिक कैट के जो ऑथर हैं टी.एस. इलियट, मैं पहले इसके बारे में बता देता हूँ, तब जाकर मैं इस चैप्टर से रिलेटेड थीम बताऊँगा, तब जाकर हम चैप्टर स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम मैक्विटी द मिस्टिक कैट के जो ऑथर हैं टी.एस. इलियट, इसके बारे में हम लोग सर्वप्रथम जानते हैं। थॉमस स्टर्न इलियट 1888 एंड 1965। ये जो मैंने अभी बोला ये आपका जो है टी.एस. इलियट का फुल फॉर्म थॉमस स्टर्न इलियट, और इनका जन्म 1888 और इनका मृत्यु जो है 1965 ईस्वी में हो गया। और आगे कुछ कहता है इसके बारे में, वाज बॉर्न इन सेंट लुइस मिसौरी USA। इसका मतलब इनका अगर जन्म स्थल देखा जाए तो ये सेंट लुइस जो कि एक मिसौरी में पड़ता है, वहाँ इसका जो है जन्म हुआ था। मतलब यूएसए में एक जगह है मिसौरी, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था टी.एस. इलियट का, बट इवेंचुअली सेटल इन इंग्लैंड। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है, किसी कारणवश हो सकता है किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो जिसके कारण उसे यूएसए छोड़कर इंग्लैंड में सेटल होना पड़ा। मतलब वह इंग्लैंड में क्या बोलते हैं, यूएसए में उनका जन्म हुआ, बट उन्होंने अपना लाइफ का अधिक से अधिक समय कहाँ बिताया, तो कहता है इंग्लैंड में। थोड़ा सा यहाँ पे क्वेश्चन कंजेस्टेड होगा कि टी.एस. इलियट ने अपना अधिक से अधिक समय कहाँ बिताया, तो आपको बताना पड़ेगा। ये बहुत सारे के स्टूडेंट्स के मन में आता होगा कि ये जहाँ जन्म हुआ है वहीं ना वो अपना अधिक से अधिक समय स्पेंड करता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। यहाँ पर जो है जन्म तो यूएसए में हुआ, लेकिन इनका जो है अब अधिक से अधिक अपना सेटल हुआ कहाँ, वो जाके इंग्लैंड में। उसके बाद आगे देखो कहता है एक क्लासिस्ट इन लिटरेचर, ये लिटरेचर में बहुत ही ज़्यादा क्लासिकल थे। और आगे बढ़ो, एंड एंग्लो कैथोलिक इन रिलीजन। अगर ये धार्मिक स्तर पर देखा जाता है, धर्म पर इस पर बात करें तो कहा जाता है ये एक एंग्लो कैथोलिक थे। ये कौन से रिलीजन से बिलोंग्स करते थे, तो एंग्लो कैथोलिक रिलीजन से बिलोंग्स करते थे। एंड ए रॉयलिस्ट इन पॉलिटिक्स, और साथ ही साथ राजनीतिक में, पॉलिटिक्स में इनका बहुत सुंदर सा पकड़ था। डैट मीन्स ये रॉयल प्लेस था इनका जो है, पॉलिटिक्स में, राजनीतिक में भी ये बहुत ज़्यादा रमे हुए थे। आगे बढ़ता हूँ, ही रोज टू बिकम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट्स ऑफ द 20th सेंचुरी। देखिए और कुछ इसमें बहुत ज़्यादा सुंदर सा अधिक से जल्दी चेंजेस हुआ। वो कह रहा है कि ही रोज अब बिकम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ द 20th सेंचुरी। या 20वीं शताब्दी के कवियों में से, जितने सारे 20वीं शताब्दी के कवि आते थे, उन कवियों में से इनका भी नाम जल्दी से जुड़ गया। मतलब ये जल्दी से फेमस हो गए। ही वॉज आल्सो डिस्टिंग्विश्ड क्रिटिक एंड ड्रामेटिस्ट। तो देखिए ये सिर्फ इतने ही नहीं, बट आगे देखिए इसमें और ज़्यादा जल्दी से चेंजेस आए। ये मशहूर हो गया, मतलब डिस्टिंग्विश्ड हो गया, मतलब एक कहीं तो ख्याति इनको मिल गया, एक मशहूर पॉपुलर हो गया। और क्रिटिक किस क्षेत्र में, एक आलोचक के क्षेत्र में, ये आलोचना योग्य बन गए, जल्दी ही बन गए। एंड ड्रामेटिस्ट, साथ ही साथ यह एक अच्छे नाटककार भी हो गए। तो देखिए बहुत सारे टैलेंटी टी.एस. इलियट में देखने को मिल रहा है। ये तो एक डिस्टिंग्विश्ड तो थे ही साथ एक क्रिटिक भी थे, और ये ड्रामेटिस्ट भी थे। आगे बढ़ता हूँ, ही वॉज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन 1948। देखिए यहाँ भी आप ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दीजिएगा कि ये जो लिटरेचर के क्षेत्र में टी.एस. इलियट को एक नोबेल प्राइज मिला 1948। 1948 में ये 1948 में जो है इनको क्या मिला, एक कहिए तो एक नोबेल प्राइज मिला। और उस नोबेल प्राइज 1948 में एक लिटरेचर के क्षेत्र में मिला, मतलब जिसको आप लोग क्या बोलते हैं, साहित्य। एक साहित्य के क्षेत्र में उसको जो है क्या मिला, एक कहिए तो नोबेल प्राइज मिला। His best known poems are, देखिए इनके कुछ पोएम्स है, थोड़ा आप ध्यान देंगे इनके कौन कौन से पोएम। आपको क्वेश्चन भी कर देती है कभी कभी बिहार बोर्ड,
द वेस्ट लैंड, ये किसने लिखा? तो आपको बोलना पड़ेगा टीएस इलियट। तो इसमें कुछ उनके वर्क हैं, इंपॉर्टेंट वर्क हैं, इन वर्क को आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा। तो देखिए मैं कुछ वर्क का नाम बताता हूँ मैं। द वेस्ट लैंड, एसिस, वेडनेसडे एंड फॉर क्वार्टेट्स। तो ये 3 जो कि वर्ड आप देख रहे हैं, द वेस्टलैंड, एस, वेडनेसडे एंड फोर क्वार्टर्स, ये जो है 3 उनके बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है, आप इसे भी पढ़ लेंगे। उसके बाद मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। एज ए पोएट एंड स्पोक्समैन फॉर हिज एज ही ट्रूली रिप्रेजेंट द इंटेलेक्चुअल। देखिए ये जो है एक कवि की तरह तो अपनी भूमिका निभाए ही, साथ ही साथ कहता है एक स्पोक्समैन, एक अच्छे वक्ता की तरह, मतलब एक कवि तो थे ही, साथ ही साथ एक अच्छे वक्ता जो एक दूसरे को अपने आप से सजेस्ट कर सकें, इस तरह के भी इसमें बहुत सारे हॉबी थे। और फॉर हिज एज, अपने एज में, अपने इस एज में उन्होंने जो है एक अपने पोएट की ख्याति तो प्राप्त किए ही, साथ ही साथ वो स्पोकिस्ट भी हुआ, मतलब एक दूसरे को अपना सजेस्ट देने वाला भी हुए। उसके बाद आगे देखिए क्या होता है। ही ट्रूली रिप्रेजेंट, वह एकदम सच्चाई को रिप्रेजेंट किया, मतलब हम लोगों के सामने लाया, रिप्रेजेंट किया, जो भी जिसमें सच्चाई होती है, जिसमें आपकी ट्रूथ होती है, कहता है इन सारी चीज़ों को वो मुझे सामने लाया। उसके बाद देखते हैं द इंटेलेक्चुअल्स, मतलब वैसे लोगों के लिए जो इंटेलेक्चुअल हो,